नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विष अमृत। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। इंसान भगवान से ये कभी नहीं कहता कि मेरे लिए जो अच्छा समझो वैसे ही करना भगवान, बल्कि वो भगवान से वो मांगता है जो खुद समझता है कि उसके लिए अच्छा है। कभी धन, कभी शांति, कभी संतान और कभी कष्टों से मुक्ति। वो ये नहीं समझ पाता है कि शायद उसको मिल रहे कष्ट उस खुशी से ज़्यादा अच्छे हैं जो वो भगवान से मांग रहा है। हो सकता है कि वो संतान मांगे जो बड़े होने पर उसी को घर से निकाल दे, धन मांगे और उस कारण लुटेरे उसकी हत्या कर बैठे। कभी कभी विष अमृत से ज़्यादा फलदायी सिद्ध होता है और कभी कभी अमृत विष से। आज नागराज के सामने भी ऐसे ही एक दो मोही स्थिति आ खड़ी हुई है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कौन सा रास्ता चुने, किसको स्वीकार करे और किसको अस्वीकार, क्योंकि उसके सामने है विष अमृत। चुन नागराज चुन, घातक विष चुन या जीवनदायी अमृत। हमने तेरे शरीर में दोनों ही तत्व आधे आधे भर दिए हैं, आधा मैंने यानी अमृत ने और आधा इसने यानी विष ने। अब तू जिसे चुनेगा वही पृथ्वी पर रहेगा, दूसरा यहाँ से जाने को बाध्य हो जाएगा। इसलिए चुन नागराज चुन। आह! मेरा आधा शरीर मृत हो गया है और आधा जीवित है, यानी इनका दावा सही है। मुझे कोई ना कोई निर्णय लेना ही होगा। पर ये विष अमृत है कौन और पृथ्वी पर आए क्यों हैं? महानगर की सीमा पर स्थित इस चिल्ड्रंस पार्क को महानगर महापालिका ने खास तौर पर उन लोगों के लिए डेवलप किया है जो शहर के प्रदूषण और तनाव से दूर एक शांत दिन बिताने आते हैं। पापा कैच धप। ओ रोहित, मुझे दो ना। ओ रोहित, संभल कर। ये दोनों रोहित और शिल्पा तो बस ना जाने कितनी एनर्जी भरी है दोनों में, मैं तो देखकर ही थक जाती हूँ। पर नज़र ना लगे, मेरे बच्चे पढ़ने में भी उतने ही तेज हैं जितना खेलने में। हाँ, पर एक खराबी भी है, किसी चीज़ से डरते ही नहीं है। भगवान उस चीज़ का आविष्कार कब करेगा जिससे मैं बच्चों को डरा कर कुछ बातें मनवा सकूं? अरे डरे उसके दुश्मन। पर हाँ, तुम तो एक चीज़ से डरते हो, मुझे पता है। मैं डरता हूँ? किससे? बताओ तो जरा। मुझसे। डरते हो ना? ओ शिल्पा, पापा ने तो बॉल को ऐसा कट मारा कि बॉल बत्तख बन गई। अब क्या करें? पापा को बताया तो कहेंगे कि जाने दो, छोड़ दो। छोड़ देंगे तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? घास के तिनके गिनेंगे क्या? अरे नहीं, ऐसे तो सारी पिकनिक का सत्यानाश हो जाएगा। आ, बॉल निकालते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद दोनों बॉल निकालने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पकड़े रहना रोहित, मैंने अभी अभी थोड़ा तैरना ही सीखा है। अगर गिर गई तो मेरा स्विमिंग कोर्स अधूरा रह जाएगा। घबरा मत, अगर हाथ छूटा तो तेरे बाल पकड़ लूँगा। बच्चों की कोशिश अभी जारी ही थी कि तभी चिल्ड्रंस पार्क का वातावरण एक भयंकर गुर्राहट से गूंज उठा। च्यों! ये कैसी आवाज़ है? किसी जानवर की गुर्राहट है। जंगली जानवर की आवाज़ लगती है, पर इस पार्क के आसपास तो कोई चिड़ियाघर तक नहीं है। फिर यह आवाज़ कैसी है? ज़्यादा अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जल्द ही गुर्राहट भरने वाले गले का मालिक नजर आने लगा था। च्यों! ठम! मम्मी भागो! गोरिल्ला! ये तो असली गोरिल्ला लग रहा है। गोरिल्ला यहाँ पर कहाँ से आ गया? यहाँ पर ना तो कोई सर्कस है और ना ही चिड़ियाघर। ये ज़रूर कोई आदमी है जो गोरिल्ले के ड्रेस पहनकर मजाक कर रहा है। ये मजाक नहीं है। कोई आदमी 9 फुट का होता है क्या? बच्चों को ढूंढो और भागो। रोहित, शिल्पा। पार्क में भगदड़ मचनी शुरू हो चुकी थी और खतरे का आभास रोहित और शिल्पा का भी हो रहा था।
कुछ गड़बड़ है शिल्पा, ये बतके उस गुर्राहट से डर रही है। ओह! रोहित का हाथ अपने हाथ से छूटते ही शिल्पा पानी में जा गिरी। रोहित, सेव मी, झील बहुत गहरी है, मैं इसमें तैर नहीं पा रही हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तैरना तो मुझे भी नहीं आता और आसपास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं दिख रही है जिसे फेंक कर मैं शिल्पा को बाहर खींच लूँ। रोहित सोच में डूबा ही हुआ था कि शिल्पा एक बार फिर चीख उठी। रोहित, तुम्हारे पीछे यहीं गड़ब गोरीला गुर्रा रहा होगा। सब भाग रहे हैं रोहित, तुम भी भाग जाओ। भैया मुझे छोड़ दो, मैं तैर कर निकल आऊंगी। गोरीला पास आता जा रहा था और और रोहित पागलों की तरह अपने कपड़े फाड़ता जा रहा था। मेरी जान बचाने के लिए झूठ मत बोल बहना, या तो दोनों बचेंगे या दोनों ही डूब मरेंगे, पर मैं तुझे बचाऊंगा। तूने राखी बांधकर कई बार मुझसे रक्षा का वचन लिया है। मैं राखी की डोरी को टूटने नहीं दूंगा, नहीं टूटने दूंगा। चर। और उसके हाथ बिजली की तरह उन चीथड़ों में गांठें बांधते जा रहे थे। और फिर चीथड़ों की बनी वो रस्सी शिल्पा की तरफ उछल गई। इसे पकड़ शिल्पा, मैं तुझे खींचता हूँ। और गोरीला के पास आने तक रोहित ने शिल्पा को पानी से निकाल लिया था, पर तब तक समय भी निकल गया था। रोहित, ये तो एकदम से पास आ गया है, हम भाग में नहीं सकते, अब क्या करें? रोहित और शिल्पा को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तभी मेरे बच्चों से दूर हट शैतान। धड़ाक। इस बार ने गोरेले का ध्यान बच्चों पर से हटाकर बच्चों के पापा पर ला खींचा, और गोरेले की एक सांस से पिताजी पर एक खतरनाक असर नजर आने लगा। हाँ। रोहित, पापा को क्या हो रहा है? इसकी सांस जहरीली लगती है शिल्पा, मुझे पापा को इसके चंगुल से छुड़ाना होगा। कुछ ही पलों बाद रोहित गोरेले की गर्दन पर चढ़ा हुआ था। हम लोग इस दैत्य से जीत नहीं पाएंगे। इस दैत्य से अगर कोई निपट सकता है तो सिर्फ नागराज। नागराज, नागराज। हवा में ध्वनि तरंगे फैलते ही महानगर में जगह जगह फैले नागराज के जासूस सर्पों में से एक सर्प उन तरंगों को महसूस करने लगा। फन जंगले से टकराने लगा, और उसमें से मानसिक संकेत निकलकर एक सर्प से दूसरे सर्प तक पहुंचते हुए महानगर में एक तरफ बढ़ने लगा। इधर चिल्ड्रंस पार्क में बुरी तरह से उत्तेजित हो चुके गोरेले ने रोहित को उसकी मौत की तरफ उछाल दिया। परंतु मौत और रोहित के बीच में जीवन की डोर आ खिंची। महानगर के साथ साथ पूरी दुनिया में फैली ये कहावत गलत नहीं थी कि मौत और नागराज के बीच की दौड़ में हमेशा जीत नागराज की ही होती है। मैं बिल्कुल सही समय पर यहाँ पहुँचा हूँ, पर यह गोरीला इस पार्क में कैसे आ गया? अपने आप या किसी ने जानबूझकर इसको यहाँ पर छोड़ा है? और ये है कहाँ का? सर्कस का, चिड़ियाघर का, या जंगल का? धड़ाक। खैर, जो भी हो, फिलहाल तो मुझे इसको जल्दी से जल्दी अपने शिकंजे में कस लेना है, वरना ये जो बर्बादी फैलाएगा उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मेरी सर्प रस्सी के शिकंजे इसको पकड़ने के लिए पर्याप्त रहेंगे। नागराज ने मुसीबत को मामूली समझा था, और यही उसकी भूल थी, क्योंकि नागरस्सी ने गोरेले को जकड़ा तो जरूर, पर जकड़े रख पाने में असफल हो गई। और नागराज के शरीर पर दो मोटी, मजबूत और बालों से भरी बाहें आ कसी। मेरा दम घुट रहा है, पसलियां कड़क रही है, शिकंजा आश्चर्यजनक रूप से मजबूत है। मुझे इस पर विष फुंकार का प्रयोग करके इसको बेहोश करना होगा। नागराज ने विष फुंकार का प्रयोग तो अवश्य किया, पर गोरेले को चकित करने के बजाय उसे खुद चकित हो जाना पड़ा। ओह! विष फुंकार बेअसर रही। एक गोरेला पर यह कैसे हो सकता है? असंभव। मामला कुछ और ही है, इतना सीधा साधा नहीं जितना कि मैं समझ रहा हूं। इसलिए अब मैं इस पर ऐसा भीषण वार करूंगा कि इसकी हड्डियों में दरारें पड़ जाए। धम कर। नागराज के कलाइयों में से सर्प गोले के रूप में नाग
भीषण गति से गोरिल्ले से टकराए और गोरिल्ले की पसलियां कड़कड़ा उठी। नागराज तेजी से आगे लपका ताकि वो असंतुलित गोरेले पर वो वार कर सके जो उसको बेहोश कर सके, पर अभी गोरेले को बेहोश होने का समय नहीं आया था। अभी नागराज के डगमगाने का समय था। नागराज इतना चकित शायद कभी नहीं हुआ था। इस गोरेले के सांसों में तो एक जहर भरा हुआ है, कोई खास प्रकार का विष जिससे मैं भी परिचित नहीं हूँ। इस जहर ने मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने के साथ साथ मेरे शरीर में भीषण जलन भी मचा दी है। इससे पहले कि ये जहरीला गोरिल्ला मेरी इस हालत का फायदा उठाए, मुझे संभलना होगा। ये झील पानी सर्वविलयक होता है, हर चीज इसमें कम या ज़्यादा मात्रा में घुल जाती है। ये मेरे शरीर पर लिपटे विष को इतना धो ही देगा कि मुझे संभलने का मौका मिल सके। अब को चैन पड़ा। थोड़ा विष पानी ने धो दिया और थोड़ा मेरा शरीर उसका आदी हो गया। अब ये विष मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, पर यह विष सामान्य मानव को नुकसान पहुंचा सकता है। अरे, ये गोरिल्ला मेरे पीछे झील में नहीं आ रहा है। ओह, मैं भूल ही गया था कि गोरिल्ले पानी से डरते हैं क्योंकि ये अच्छे तैराक नहीं होते हैं। ये तो इसे पकड़ने का बहुत आसान सा तरीका मिल गया। नागरस्सी के एक ही झटके से गोरिल्ला झील में आ गिरा। गोरिल्ला छटपटाया और डर तथा दम घुटने से बेहोश हो गया, परंतु नागराज ने उसे डूबने नहीं दिया। चलो, ये मुसीबत तो टली, अब सिर्फ ये पता करना है कि ये कहां से आया था। धड़ाक! नागराज को अपने सवालों का जवाब जल्दी ही मिल जाना था, क्योंकि उसे एक नहीं बल्कि कई क्लू मिल गए थे। हे देव कालजयी, मैं तो सिर्फ गोरिल्ले को हराकर समझ रहा था कि मुसीबत टल गई, पर यहाँ तो पूरा जंगल ही जमा हो गया है और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये सब के सब गोरिल्ले की तरह ही जहरीले होंगे। मुझे बहुत जल्दी कोई ऐसा रास्ता सोचना होगा कि जो इन सबको एक साथ ठिकाने लगा सके, वरना अगर एक एक से लड़ना पड़ा तो दूसरा मेरे चिथड़े अवश्य कर देगा। लेकिन तीन तरफ से घिरे नागराज को सोचने का मौका नहीं मिला। धम! हाथी मुझे उछाल उछाल कर मारना चाहता है और गैंडा मुझे कुचल कर, और इन दोनों से एक साथ निपटने का तरीका मुझे समझ में आ रहा है। अगले ही पल नागराज उछलकर गैंडे की पीठ पर सवार हो गया था, और अब गैंडे को नागराज ऐसे ही दिख रहा था जैसे एक कहानी में गधे को डंडे से लटकी गाजर नजर आ रही थी, और जैसे गधा गाजर को खाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे ही गैंडा नागराज को कुचलने के लिए आगे लपकता जा रहा था। गुड! इस अवस्था में बस मुझे इसकी जहरीली सांस से बचे रहना होगा, बाकी कोई खतरा नहीं है। इधर इधर उधर हिलता नागराज गैंडे को दिशा देते हुए सीधे मतवाले हाथी की तरफ ले जा रहा था। बस अब हाथी निशाने पर है, पर गैंडे को मेरा मुंह सामने होने के कारण हाथी नजर नहीं आ रहा है। मुझे दोनों की टक्कर होने की आखिरी पल तक इसी पोजीशन में रहना होगा, और जैसे ही इस भीषण टक्कर का आखिरी पल आएगा, उसी पल मैं इच्छाधारी कणों में बदल जाऊंगा और ये भीषण टक्कर दोनों को ही एक साथ बेदम कर देगी। गैंडे का सिंग हाथी के पेट के अंदर तक पेवस्त होकर हाथी को दर्द से तड़पा चुका था, और साथ ही साथ इस टक्कर के झटके ने गैंडे के होशो हवास छीन लिए थे। धम! च्यों! अब तीसरा दुश्मन बचा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ओह! वैसे तो मेरे नागफनी सर्प एक पल में इस शेर का पेट फाड़ सकते हैं, पर मैं इस खूबसूरत जीव को मारना नहीं चाहता। परंतु अगर इसे नुकसान ना पहुंचाऊं तो पकड़ूंगा कैसे? मेरी अधिकतर शक्तियां तो इस पर बेकार सिद्ध होगी, सिर्फ शारीरिक शक्ति कब तक काम आएगी? ओह! आइडिया आ गया। अब मैं भी वही तरीका इस्तेमाल करूंगा जो शिकारी इस्तेमाल में लाते हैं। धाड़!
नागराज की कलाइयों से सैकड़ों सर्प टपक कर एक दिशा में जाने लगे और नागराज शेर का ध्यान बटाने में व्यस्त हो गया। पर यह काम उसे कुछ ही मिनटों तक ही करना था, क्योंकि उन कुछ मिनटों के बाद काम हो गया है। अब बस मुझे शेर को खींचकर उस तरफ ले जाना है जिधर मेरे नागों ने फंदे को तैयार कर रखा है। अगले ही पल नागराज एक तरफ लपका, पर ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। वो लड़खड़ा कर जमीन पर फैले पत्तों पर आ गिरा। खर्र, और उसी पल शेर ने उस पर वो घातक छलांग लगा दी और नागराज के लिए, जो नागराज के लिए तो नहीं पर शेर के लिए जरूर घातक सिद्ध हो गई। भचाक! वाह, चाल कामयाब रही। जिस प्रकार से शिकार जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए गड्ढा खोदकर उसे टहनियों और पत्तों से ढक देते हैं, ठीक वैसे ही मेरे सर्पों ने भी एक गड्ढा खोदकर उसे सर्प जाल से ढक दिया था। साथ ही साथ उसको पत्तों के आवरण में छिपा दिया था। मैं तो पता होने के कारण जाल पर धीरे से गिरा और सर्प जाल ने मेरे वजन को संभाल लिया, पर यह शेर नहीं संभल पाया। अब स्नेक पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर करुणाकरन से संपर्क स्थापित करना होगा ताकि वे इन जानवरों के विषैले होने का रहस्य पता कर मुझे बता सके। डॉक्टर करुणाकरन ने नागराज को निराश नहीं किया। इन इन चारों जारों में उन चारों विषैले हुए जानवरों का खून है। मैंने इन सैंपलों के केमिकल और माइक्रोस्कोपिक दोनों ही टेस्ट किए हैं। चारों के खून में एक ही प्रकार का विष मिला हुआ है, एक अजीबोगरीब तरह का विष, बल्कि ये कहो कि कुछ प्रकार के अलग अलग विषों का मिश्रण। मिश्रण? हाँ, इसमें दर्जनों अलग अलग प्रकार के विष हैं और इन विषों को भिन्न भिन्न मात्रा में मिलाकर कई प्रकार के विष बनाए जा सकते हैं और इनमें से हर विष का प्रभाव अलग अलग होगा। कोई विष खाल उतार देगा, कोई हृदय गति रोक देगा और कोई शरीर में आग तक लगा देगा। परंतु एक आश्चर्य की बात है, मैं इतने वर्षों से विष विज्ञान के क्षेत्र में हूँ, परंतु ऐसे विष आज तक मेरी नज़रों से होकर नहीं गुजरे। मैं पृथ्वी के हर कोने में पाए जाने वाले विष की जांच कर चुका हूँ। ऐसे विष पृथ्वी पर कहीं नहीं पाए जाते। और रही इन जानवरों की बात, तो इनके शरीर का विष इन पर घातक असर करने के बजाय इनके रक्त में मिल गया है और उससे वो इनके फेफड़े द्वारा होता हुआ विष फुंकार के रूप में बाहर आ रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे विष का तो मैंने भी आज तक सामना नहीं किया है। पहले इस जहर ने मेरे शरीर में तीव्र जलन मचा दी थी, पर उसके बाद जलन खत्म होने लगी। शायद झील के पानी ने विष को काफ़ी हद तक धो दिया था। ये छोटा कारण था, बड़ा कारण दूसरा है नागराज। दरअसल जैसे आम मनुष्यों के शरीर में जीवाणु और विषाणुओं से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, वैसे ही तुम्हारे शरीर में विष से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है। जैसे देखो, जब हम पर चिकन पॉक्स के वायरस का हमला होता है तो पहले तो हम बीमार पड़ जाते हैं, परंतु फिर हमको दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होती है। हमारा शरीर उस विषाणु का प्रतिरोध करना सीख जाता है। वैसे ही इस विष ने पहले तो तुमको जलन पहुंचाई, लेकिन जब तुम्हारा शरीर इसका प्रतिरोध करना सीख गया तो जलन भी समाप्त हो गई। यानी विष ने विष को काट दिया। पर यह कैसे हो सकता है? विष से विष को मिलकर तो और उग्र हो जाना चाहिए। विष से अगर विष मिलेगा तो उग्र अवश्य होगा नागराज, परंतु तुम जानते ही हो कि कोबरा के विष की एंटीडोट यानी काट बनाने का मुख्य पदार्थ कोबरा का विष ही होता है। यूँ समझो कि तुम्हारे शरीर के विष का कुछ भाग अपने आप अपनी संरचना बदलकर उस विष के काट के रूप में बदल गया, जो गुरेले द्वारा तुम्हारे शरीर पर छोड़ा गया था। ओह, यानी मेरे विष का कुछ भाग अमृत बन गया। वाह, इसका अर्थ तो ये हुआ कि ऐसे विषैले वारों से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये मत समझो नागराज, मैंने अभी बताया ना कि ये विष कुछ विषों का मिश्रण है।
अगर इसमें मिले विषों की मात्रा बदल दी जाए तो हो सकता है कि तुम्हारे शरीर में विष पैदा करने वाली कोशिकाएं उस विष की संरचना को पहचान ना पाए और इस कारण उसका काट भी ना बना पाए। ओह, तो फिर अगर ऐसी स्थिति सामने आ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर करुणाकरन? ऐसी स्थिति के लिए मैं तुमको एक खास चीज़ देता हूँ नागराज। ये लो, ये तुम्हारे ही अति तीक्ष्ण विष को और गाढ़ा करके और फिर उससे बनाई गई एंटीडोट है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये गुरेले जैसे विषों वाले कई कॉम्बिनेशनों की काट साबित हो सकती है, पर ये तो मेरे शरीर के विष को भी काट देगा और उससे मुझे भीषण कमजोरी हो जाएगी। ये एक ऐसा खतरा है जो तुमको उठाना ही पड़ेगा नागराज। आप ठीक कहते हैं, पर पहले मुझे उस विषैली स्थिति के स्रोत को ढूंढना है जिसने जानवरों के शरीर में ऐसा घातक विष भर दिया है, और उसको ढूंढना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। अपने ही विष से बनी काट लेकर नागराज वहाँ से रवाना हो गया। इस वक्त मुझे जानकारी चाहिए और जानकारी पाने का सबसे अच्छा स्थान है भारतीय कम्युनिकेशंस। ओह नागराज, आज राज के बजाय तुम आ गए। जरूर कोई खास बात है, क्या गड़बड़ हो गई है? नागराज भारती को सारा विवरण सुनाता चला गया। ओह समझी, ये देखो नागराज, इस वक्त महानगर में सिर्फ एक सर्कस लगा है और वो चिल्ड्रंस पार्क से कम 25 किलोमीटर दूर है। वहाँ सब ठीक ठाक है। महानगर जू से किसी भी जानवर के भागने की खबर नहीं आई है और महानगर से 50 किलोमीटर के दायरे में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ से ये जानवर आ सके। 50 किलोमीटर के बाहर के दायरे के बारे में क्या ख्याल है भारती? ये क्या है? ग्रीन बेल्ट? ये सुभाष नेशनल पार्क है, वहीं जहां पर जानवरों को जंगल सा माहौल देकर प्राकृतिक तरीके से बढ़ने को छोड़ दिया जाता है। तो फिर ये जानवर इसी नेशनल रिजर्व पार्क से आए होंगे। जानवरों की इतनी वैरायटी जू और सर्कस के अलावा ऐसे नेशनल पार्क में ही भी हो सकती है। असंभव नागराज, और इसके दो कारण हैं। पहला ये कि सुभाष नेशनल पार्क यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, और दूसरा ये कि नेशनल पार्क के पास एक दूसरा बड़ा शहर राजापुरा भी है। अगर जानवर नेशनल पार्क से भागे होते तो वे राजापुरा जाते, जो नेशनल पार्क से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। हो सकता है भारती, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये जानवर सुभाष नेशनल पार्क से ही आए हैं। अगर ये राजापुरा नहीं गए तो उसका ज़रूर कोई कारण होगा। वैसे ये तुम भी मत भूलो कि नेशनल पार्क और महानगर के बीच में और कोई आबादी वाला क्षेत्र नहीं है। अगर जानवर नेशनल पार्क से महानगर की दिशा में भागते तो सीधा उसी पार्क में आते जहाँ पर वे आए थे। वो पार्क महानगर की सीमा पर स्थित है। खैर, इसका पता तो सुभाष नेशनल पार्क पहुंचते ही लग जाएगा। मुझे बस एक ही चिंता है, और वो ये कि कहीं मेरे पीछे से महानगर पर फिर से जहरीले जानवरों का हमला ना हो जाए। चिंता मत करो नागराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भारतीय चैनल हर 10-10 मिनट बाद वार्निंग का मैसेज दिखाएगा। जनता अपने आप सतर्क हो जाएगी। नागराज को महानगर की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए थी, क्योंकि उसका ख्याल भी सही था और वो उस स्थान पर भी जा रहा था। इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इसके दूसरे भाग में।